Hello, everyone. I welcome you to yet another session of income tax. The topic is income from house property, and the subtopic that we are going to discuss in the present session is treatment of unrealized rent and arrears of rent received. So, here we go with our first subtopic, that is unrealized rent received subsequently. The related section is section 25A. अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या है? वो रेंट जो आपको वसूल नहीं हुआ था, वो किराया जो आपको वसूल नहीं हुआ था, वो यदि आपको बाद में रिसीव हो जाता है, बाद में वसूल हो जाता है, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये देखना है हमें। देखिए, अगर हम अनरियलाइज्ड रेंट की बात करें, तो हम अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देते हैं जिस टाइम पर हम एक्चुअल रेंट की बात करते हैं। जिस साल जो रेंट है वो अनरियलाइज्ड रहता है, नहीं मिल पाता है, उस टाइम हम अनरियलाइज्ड रेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम एक्चुअल रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितना रेंट आपको रिसीव होने वाला था, दैट इज रेंट रिसीवेबल, उसमें से आप माइनस कर देते थे अनरियलाइज्ड रेंट। जो रेंट आपको वसूल नहीं हुआ उसे आप माइनस कर दिया करते थे। और इसके लिए रूल था आपका रूल 4। यदि रूल 4 के सारी कंडीशंस, जो सारी शर्तें थी रूल 4 की, वो पूरी हो जाती थी, तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती थी। लेकिन मान लीजिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि रूल 4 की कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन नहीं भी मिल सकती। ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जो अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाया करती थी, यदि आपकी रूल 4 की कंडीशंस पूरी हो जाती थी। क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा जो अनरियलाइज्ड रेंट है, यदि आपको नहीं मिलता है तो उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन यहाँ पर मिल जाए? जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। तीन केसेस हो सकते हैं। जिस साल आपको रेंट वसूल नहीं हुआ, उस साल अनरियलाइज्ड रेंट को जब आप माइनस करते हैं तो तीन केसेस बन सकते हैं आपके। क्या केसेस बन सकते हैं? द फर्स्ट केस इज कि पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड रेंट आपको डिडक्शन की तरह अलाउ हो जाए। मान लीजिए कि आपको 2000 रेंट जो था वो अनरियलाइज्ड था, 2000 का रेंट आपको नहीं मिल पाया, पूरा का पूरा 2000 आपको यहाँ पर डिडक्शन की तरह मिल गया। दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है? जहां पर आपका पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड रेंट, पूरा का पूरा 2000 जो अनरियलाइज्ड रेंट है, वो आपका डिसअलाउ हो गया। असेसिंग ऑफिसर ने, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपका जो अनरियलाइज्ड रेंट था वो आपको माइनस नहीं करने दिया। दैट मीन्स आप यहाँ पर 2000 की डिडक्शन नहीं ले पाए। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपको कुछ हद तक अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल गई और कुछ हद तक आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन नहीं मिल पाई। मान लीजिए अनरियलाइज्ड रेंट आपका अगर 2000 था, तो 2000 में से आपको 1500 की डिडक्शन अलाउ कर दी गई और 500 अनरियलाइज्ड रेंट ऐसा था जो आपका डिसअलाउ हो गया, जिसको आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने अलाउ नहीं करने दिया। ये आपके तीन केसेस बन सकते हैं। जिस साल आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ, उस साल आपके ये तीन केसेस बन सकते हैं। या तो पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड रेंट आपको माइनस करने के लिए मिल गया हो, या फिर पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड रेंट आपको माइनस नहीं करने दिया गया, या फिर अनरियलाइज्ड रेंट का कुछ हिस्सा आपको डिडक्शन पे के तौर पर मिल गया और कुछ हिस्सा आपको डिडक्शन के तौर पर नहीं मिला। ये तीन केसेस हो सकते हैं। तीनों केसेस में यदि आपको ये अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो बाद में आने वाले 2 या 3 साल बाद आपको उस अनरियलाइज्ड रेंट की वसूली हो जाती है। जिस किराएदार ने आपको किराया नहीं दिया था, मान लीजिए आने वाले 2 या 3 साल बाद वो किराएदार आकर आपको किराया वापस दे देता है, आपका किराया वसूल हो जाता है, तो वो जो अनरियलाइज्ड रेंट है जो आपको बाद में रिसीव हुआ, क्या अब वो आपकी इनकम मानी जाएगी? हाँ जी, मानी जाएगी।
लेकिन कितनी इनकम मानी जाएगी और कितनी इनकम नहीं मानी जाएगी ये डिपेंड करेगा कि आपको जब अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव नहीं हुआ था उस टाइम पे आपको कितनी डिडक्शन पहले अलाउ हुई थी। इन 3 केसेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका आने वाला अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट। यदि आपको पूरे के पूरे अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन पहले मिल गई थी, पहले आप डिडक्शन ले चुके हो और वो अनरियलाइज्ड रेंट आपको बाद में मिल जाता है, तो पूरे के पूरे अनरियलाइज्ड रेंट के ऊपर जो आपको रिसीव हो गया, पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। ठीक है जी? तो टैक्सेबल अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, जो आपको अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हुआ, वो कितना टैक्सेबल माना जाएगा? जितना आपको अनरियलाइज्ड रेंट वसूल हो गया बाद में, वो अमाउंट लेंगे आप और उसमें से आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी द टैक्सेबल अनरियलाइज्ड रेंट। अब दूसरे केस पर आते हैं। जिस साल आपको रेंट की वसूली नहीं हुई थी, उस साल असेसिंग ऑफिसर ने आपका पूरा का पूरा अनरियलाइज्ड रेंट डिसअलाउ कर दिया था। आपको यहाँ पर माइनस नहीं करने को दिया गया। तो वहां पर क्योंकि आपने पूरे के पूरे रेंट के ऊपर टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है, ऐसे में यदि आपको अनरियलाइज्ड रेंट बाद में मिलता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरे के पूरे रेंट पर टैक्स पे कर चुके हैं, क्योंकि आपको अनरियलाइज्ड रेंट की छूट उस टाइम पर नहीं मिली थी। तीसरा केस, अनरियलाइज्ड रेंट, जिस प्रीवियस ईयर में आपका अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था, उस प्रीवियस ईयर में कुछ पार्ट पे आपको डिडक्शन मिल गई थी और कुछ पार्ट पर आपको डिडक्शन नहीं मिली थी। वहां पर यदि आपको अनरियलाइज्ड रेंट बाद में रिसीव होता है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? आप देखते हैं कि कितना अनरियलाइज्ड रेंट आपको मिला है, उसमें से आप माइनस कर देंगे वो अनरियलाइज्ड रेंट जो कि डिसअलाउ कर दिया गया था पहले। रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर, और इसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा और इस तरह से आपका जो अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल होगा वो इस फॉर्मूला से निकल आएगा। यहाँ पर यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 30% की मिला करती थी, क्या उसका लाभ यहाँ पर मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाने के बाद आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर आएगा। इस तरह से हम अनरियलाइज्ड रेंट जो आपको बाद में वसूल होता है उसे ट्रीट करते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। हियर वी गो। अनरियलाइज्ड रेंट का एग्जाम्पल देखिए। मोहिंदर के पास एक घर था जो कि उसने लेट आउट कर रखा था। 2013-14 में उसको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ 25,000। एक ऐसा रेंट जो उसे वसूल नहीं हुआ, वो 25,000 था। ये 13-14 की बात है। उस साल उसे 25,000 का रेंट नहीं मिल पाया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस पूरे 25,000 की डिडक्शन यहाँ पर उसे नहीं दी थी। असेसिंग ऑफिसर ने 25,000 में से सिर्फ 18,000 की डिडक्शन ही उसे दी थी। ये कौन सा केस बनता है? आपका केस 3, जहां पर आपको अनरियलाइज्ड रेंट के कुछ हिस्से पर डिडक्शन मिल चुकी है और कुछ हिस्से पर डिडक्शन नहीं मिली है। प्रीवियस ईयर 2019-20 में मोहिंदर को अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो रिसीव हो गया। ये जो पुराना ना वसूल हुआ रेंट था, ये इसको 2019-20 में रिसीव हुआ। हमें टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है अनरियलाइज्ड रेंट का। यदि जो अमाउंट रिकवर्ड है वो या तो 5,000 है या 12,000 है या 25,000 है, इन 3 केसेस में हम देखेंगे। देखिए अनरियलाइज्ड रेंट सबसे पहले कितना था? अनरियलाइज्ड रेंट है आपका
25,000, 25,000 एंड 25,000। तीनों केसेस में अनरियलाइज्ड रेंट आपको कितना हुआ था, जो रेंट आपको नहीं वसूल हो पाया था, 25,000। इसमें से आपको डिडक्शन कितने की मिल गई थी? 18,000 की डिडक्शन असेसिंग ऑफिसर ने आपको लेने दी थी। तो कितने की डिडक्शन ऐसी थी जो आपको नहीं मिल पाई थी? 25,000 में से 18,000 की डिडक्शन मिल पाई और 7,000 की डिडक्शन आपको नहीं मिल पाई। 7,000 आपका डिसअलाउ हो गया। असेसिंग ऑफिसर ने 7,000 का जो अनरियलाइज्ड रेंट था उसको डिसअलाउ कर दिया। 2019-20 में आपको कितना अमाउंट रिकवर हुआ? इस 25,000 में से आपको कितने का अमाउंट रिकवर हुआ? फर्स्ट केस 5,000, दूसरा केस 12,000, तीसरा केस 25,000। सबसे पहले हम बात करेंगे ए केस की। देखिए, ए केस में यदि हम बात करें, 13-14 में आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ 25,000, जिसमें से 18,000 की डिडक्शन आपको मिल गई, 7,000 की डिडक्शन डिसअलाउ हो गई। आपको जो अमाउंट रिकवर हुआ वो 5,000 है। तो टैक्सेबल अनरियलाइज्ड रेंट कितना होगा? क्या बताया था मैंने? हियर इज द फॉर्मूला। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, रिकवर कितना हुआ है आपको? 5,000। 5,000 रिकवर हुआ माइनस डिसअलाउड, डिसअलाउड कितना है? 7,000। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, सिंस द फिगर इज इन नेगेटिव, सो यहाँ पर टैक्सेबल कुछ भी नहीं रहेगा। द टैक्सेबल अमाउंट विल बी निल, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 25,000 अनरियलाइज्ड था, 18,000 की डिडक्शन मिल गई, 7,000 की डिडक्शन आपको नहीं मिल पाई और आपको अमाउंट रिकवर कितना हो गया? 12,000 का अमाउंट आपको रिकवर हो गया। 12,000 के ऊपर टैक्स लगने वाला था, लेकिन आप इसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं क्योंकि ये डिसअलाउ हो चुका था। आप इसके ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं 7,000 के ऊपर। सो 12,000 माइनस 7,000 इज व्हाट? 5,000। 5,000 में से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे और इस हिसाब से आपका जो अमाउंट आ जाएगा दैट विल बी 3,500। दिस इज योर बी केस। चलते हैं सी केस पर। 25,000 का अनरियलाइज्ड रेंट था, डिडक्शन 18,000 की मिल गई, डिसअलाउ 7,000 हो गया। आपको रिकवर कितना हुआ? 25,000। 25,000 में से आप 7,000 के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं क्योंकि जब डिसअलाउ हो गया था, दैट मीन्स आप इसके ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं। सो रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 18,000 विल बी टैक्सेबल, लेकिन इसमें से आपको 30% की छूट मिल जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की, एंड अकॉर्डिंगली आपका 12,600 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। So this is how you calculate the amount of unrealized rent recovered. ऐसा रेंट जो आपको पहले कभी अनरियलाइज्ड था वो आपको बाद में मिल जाता है, तो उसमें आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं? ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको पूरी की पूरी रेंट की डिडक्शन पहले ही मिल जाती, पूरे के पूरे अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन पहले ही मिल जाती, तो आप यहाँ पर फुली टैक्सेबल कर देते, आपको और झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं थी। सो आइए रिवाइज करते हैं। 3 केसेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट। द फर्स्ट इज, जिस साल आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ था उस साल आपको पूरे के पूरे अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल गई थी। फुल अनरियलाइज्ड रेंट was allowed as deduction. आपको पूरे अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल चुकी थी। वहां पर आपका जो बाद में अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हुआ है उस पूरे के ऊपर टैक्स लग जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड इज, जहां पर पूरे के पूरे अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन आपको डिसअलाउ कर दी गई थी, आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन नहीं मिली,
वहां पर यदि आपको अनरियलाइज्ड रेंट बाद में रिकवर हो जाता है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। और यदि कुछ हिस्से की डिडक्शन आपको मिल गई थी और कुछ हिस्से की डिडक्शन आपकी डिसअलाउ हो गई थी, वहां पर आप देखेंगे कि अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड कितना है, उसमें से आप डिसअलाउड वाला माइनस कर देंगे और 30% का लाभ उठाने के बाद द रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, सेक्शन 25B। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एरियर? एरियर का मतलब होता है बकाया किराया। पिछले सालों का कोई किराया है, वो आपको इस साल रिसीव हुआ है, तो मैम अनरियलाइज्ड रेंट में और एरियर ऑफ रेंट में क्या फर्क हुआ? अनरियलाइज्ड रेंट भी तो पुराने साल का किराया ही है जो हमें इस साल रिसीव हुआ है, और एरियर्स ऑफ रेंट भी पुराने साल का किराया है। अभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि एरियर्स में और अनरियलाइज्ड रेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, एरियर्स ऑफ रेंट का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर 2018-19 में रेंट था 10,000, आपको 10,000 रुपीज रेंट मिल रहा था 18-19 में। 1920 में आकर जो रेंट है वो इंक्रीज कर दिया 12,000। आपको इंक्रीज्ड रेंट मिल रहा है, बढ़ा हुआ किराया मिल रहा है 12,000। लेकिन ये जो रेंट इंक्रीज किया गया है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज किया गया है। ये रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से, पुराने साल से, पूर्व व्यापी प्रभाव से, पुराने साल से ये रेंट जो है वो इंक्रीज किया गया है, आज से नहीं, पीछे से। ये रेंट जो इंक्रीज हुआ है वो आज से नहीं इंक्रीज हुआ, ये पुराने टाइम से इंक्रीज हुआ है। अब मान लीजिए कि जो रेंट 10,000 से 12,000 हुआ है, ये रेंट आपको 1 दिसंबर 2018 से बढ़कर मिलेगा। देखिए, ऐसे केसेस में टाइमलाइन ड्रॉ करना ज्यादा बेटर रहता है। हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है, दैट इज 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। अब यहां से लेकर यहां तक तो आपको बढ़ा हुआ किराया मिल गया 12,000, इसका टैक्स तो आप यहीं पर लगाएंगे, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस चीज की है? जो किराया आपको पिछले साल का बढ़कर मिला है, पिछले साल का किराया, दैट मीन्स 2018 का, 2018-19 का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का किराया। अगर हम देखें तो पिछले साल में आप टैक्स कितने रेंट पर लगा चुके हैं? टैक्स कितने रेंट पर लगा है? अगर इन 4 महीनों की बात करें तो इन 4 महीनों में टैक्स कितने रेंट पर लगा होगा? 10,000 पर लगा होगा, क्योंकि 18-19 में रेंट 10,000 था। अब बढ़ा हुआ किराया कितना है? आपको पिछले 4 महीने का भी रेंट बढ़ाकर मिलना है, तो बढ़ा हुआ किराया कितना है? 2,000 आपको बढ़कर मिलने वाला है। ये 2,000 आपको कब मिल रहा है? ये 2,000 आपको 19-20 में मिल रहा है। 18-19 में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। आपको ये जो 2,000 किराया बढ़ा हुआ पिछले वक्त से, पिछले समय से जो बढ़ा हुआ किराया मिल रहा है, वो आपको करंट प्रीवियस ईयर में मिल रहा है, 2019-20 में मिल रहा है। कितना कितना बढ़ा हुआ किराया मिलेगा टोटल? 2,000 इंटू 4 मंथ्स, 4 महीनों का किराया कितना बना? 8,000। ये 8,000 का जो किराया है, जो आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, पिछले साल का मिल रहा है, पिछले किसी साल का मिल रहा है, उसे आप एरियर ऑफ रेंट कहते हैं। अब आपको अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एरियर ऑफ रेंट क्या है। ये अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? वो किराया जो आपको कभी नहीं मिला था, आपके किराएदार ने आपको, आपका किराया मार लिया था, वो किराया जब आपको बाद में मिलता है उसे आप अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं। लेकिन वो किराया
जो आपको पिछले समय से बढ़ाकर दिया जा रहा है, उसे आप एरियर ऑफ रेंट कहते हैं। यहाँ पर एरियर ऑफ रेंट कितना है? 8,000, जो कि 18-19 के 4 महीनों के साथ रिलेट करता है। तो इस 8,000 के ऊपर अब टैक्स लगना चाहिए। तो कब टैक्स लगेगा? भाई जब आपको एरियर मिलेगा तभी टैक्स पे करोगे आप। 18-19 में आपको पता ही नहीं था कि आपको किराया बढ़कर मिलने वाला है। आपको 19-20 में पता चला कि आपका जो किराया है वो आपको बढ़कर मिल रहा है पिछले साल के लिए। सो इस 8,000 के ऊपर आपको टैक्स कब पे करना है? पे करना है 1920 में। कितना पे करेंगे? कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा? जितना आपको एरियर मिला 8,000, इसमें से क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी। 8,000 का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगा। इस तरह से आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकल कर आएगा एरियर ऑफ रेंट का। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। इलस्ट्रेशन देखिए, जावेद के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है मेरठ में जो कि उसने लेट आउट करी है और उसका जो मंथली रेंट है दैट इज 18,000। 1 जुलाई 2019 को जो रेंट है वो इंक्रीज कर दिया गया 23,000 पर मंथ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पीछे वाले किसी समय से। कब से? 1 सितंबर 2018 से, पिछले फाइनेंशियल ईयर से इसको इंक्रीज कर दिया गया। एरियर्स ऑफ रेंट पेड ऑन 1 अगस्त 2019, 2019 में मिले जो एरियर्स ऑफ रेंट हैं, दैट मींस करंट प्रीवियस ईयर में। हमें इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है और आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इस सब की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आइए सबसे पहले टाइमलाइन बनाते हैं और टाइमलाइन बनाकर ये देखते हैं कि एरियर्स ऑफ रेंट कब से बढ़ा है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा करंट ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। और अगर हम पीछे वाले सालों की बात करें, वहां पर जो रेंट मिल रहा था वो 18,000 मिल रहा था। और 1 जुलाई 2019 यहाँ पर हमारे 1920 वाले ईयर में 1 जुलाई 2019 को जो रेंट है वो बढ़ा दिया गया, 18,000 से 23,000 कर दिया गया, 23,000 कर दिया गया। सो अगर हम बात करें 19-20 की बात करें तो रेंट पूरे साल का कितना हुआ? देखिए यहाँ पर अभी हमने कोई टैक्स पे नहीं किया और आपको ये 23,000 बढ़ा हुआ कब से मिल रहा है? सिर्फ इस ईयर के लिए नहीं मिल रहा, आपको पीछे वाले टाइम के लिए भी मिल रहा है। कब से? 1 सितंबर 2018 से आपको बढ़ा हुआ किराया मिल रहा है। तो जब आप 1/4 पर पहुंचे, यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ किराया मिल गया, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यहाँ पर कितने के ऊपर टैक्स लगाएंगे? 23,000 इंटू 12, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए आपको 23,000 का रेंट मिल रहा है। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका टैक्स तो अभी आपने कैलकुलेट करना था। प्रॉब्लम किसकी है? 18-19 की रिटर्न आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और वहां पर आपने रेंट दिखाया था 18,000, लेकिन अब आपको पिछले साल का एरियर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपको एरियर मिल रहा है। कितने महीने के लिए मिल रहा है? सितंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हुए? 7 मंथ्स। इन 7 मंथ्स का आपको एरियर मिल रहा है 5,000 के हिसाब से। कितना? 3,50,000, सॉरी 35,000। 35,000 का आपको एरियर मिल रहा है। 5,000 इंटू 7, 35,000 का। तो इसका टैक्स आप कब पे करेंगे? इसका टैक्स आपको पे करना होगा 1920 में, 1920 में पे करना होगा। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी? हाँ जी। आइए फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। आपको बाकी की चीजें भी दे रखी हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कैलकुलेट करना है हमें। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 1,80,000 और 2,30,000 विच एवर इज हायर, सो 2,30,000 इज हायर, 2,30,000। इसको आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, और आपके पास स्टैंडर्ड रेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पर आप क्या लेते हैं, विच एवर इज लोअर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट कोई नहीं है। तो 2,30,000 ही आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है आपका, अगर हम 2019-20 की बात करें, देखिए 1920 का आपका एक्चुअल रेंट कितना है। अभी हमें एरियर्स की बात नहीं करनी बेटा, अभी हमें एरियर्स की बात नहीं करनी, अभी हमें सिर्फ 1920 की बात करनी है। और 1920 में आपका रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट 23,000 इंटू 12, दैट इज 2,76,000। ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इंटू 12, दैट इज 2,76,000। सो आपकी जीएवी क्या होगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से हायर कौन सा है, 2,76,000। सो 2,76,000 आपका जीएवी आ जाएगा। ठीक है जी। अब जीएवी आ जाने के बाद आप म्युनिसिपल टैक्सेस को करते हैं माइनस, म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन वही म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि ओनर ने पे किए होते हैं। अब आइए यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आपको वो कह रहा है कि जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो टोटल 27,000 हैं, जिसमें से 12,000 किराएदार ने पे करे हैं। तो किराएदार वाले म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन आपको नहीं मिल सकती, आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी, सिर्फ ओनर वाले पार्ट की। सो ओनर वाले पार्ट के म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 15,000। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, 15,000 नॉट 27,000। 27,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल सकती है। ठीक है जी। जब ये आ जाता है तो रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज एनएवी, और एनएवी में से आप माइनस कर देते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। क्या डिडक्शंस हैं, सबसे पहली डिडक्शन आपको मिलती है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ 2,61,000, एनएवी का 30%, which comes out to 78,300। सेकेंड डिडक्शन आपको मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना गिवन है, 30,000। 30,000 इज इंटरेस्ट ऑन लोन। लेट आउट हाउस के केस में 30,000 और 2 लाख वाली लिमिट आपको नहीं देखनी होती, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है। सो वी हैव 1,52,700। जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास
क्या ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं जी, दिस इज नॉट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें अभी आपको एरियर ऑफ रेंट ऐड करना है, जो आपको पिछले सालों का किराया मिला है, कितना मिला है बढ़ा हुआ, कितना एरियर ऑफ रेंट मिला है, 5,000 इंटू 7 months, ये आपको एरियर ऑफ रेंट मिला है 35,000। क्या इसके ऊपर पूरे के ऊपर आपको टैक्स पे करना है? नहीं जी, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी इसमें से 30% ऑफ 35,000, इतने की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। 10,500 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इसमें से, और जो बाकी का है अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो 1,77,200, दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस तरह से आप फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Here we have another illustration. Miss Meena. Miss Meena owns a house in Patiala. During the previous year, 1920, 3/4 portion of the house was self-occupied. देखिए, जो 3/4 हिस्सा है घर का वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो बाकी का हिस्सा है वो उसने लेट आउट कर रखा है। अब मान लीजिए कि ये आपकी पूरी हाउस प्रॉपर्टी है, पूरी हाउस प्रॉपर्टी है ये। पूरी हाउस प्रॉपर्टी के अगर हम 4 हिस्से कर दें, ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें से जो 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, ये उसने लेट आउट कर रखा है। और जो बाकी का पोर्शन है, जो प्लेन पोर्शन है, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये आपका पूरा एक घर है जिसका 1/4 हिस्सा लेट आउट है, और जो 3/4 हिस्सा है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो लेट आउट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 1/4 हिस्सा, इसका जो रेंट है दैट इज 15,000। जो प्रॉपर्टी है वो वेकेंट रही ड्यूरिंग अप्रैल 2019। एक महीने के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही, दैट मीन्स की प्रॉपर्टी लेट आउट कितने टाइम के लिए रही? लेट आउट रही 11 मंथ्स के लिए। एक महीने के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट रही। रेंट फॉर 2 months कुड नॉट बी रियलाइज्ड। 2 महीने का रेंट ऐसा है जो कि नहीं मिल पाया। दिस इज योर अनरियलाइज्ड रेंट। 11 महीने में से 2 महीने का रेंट जो है वो नहीं मिल पाया है। रूल 4 के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख है, फेयर रेंट 5,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 5,80,000। म्युनिसिपल टैक्सेस जो मिस मीना पे कर चुकी हैं 50,000 है। मिस मीना क्योंकि ओनर है हाउस प्रॉपर्टी की, तो पूरे के पूरे म्युनिसिपल टैक्सेस की छूट मिल जाएगी। शी पेड, पूरे के पूरे, क्या पूरे के पूरे की मिल जाएगी? देखेंगे बेटा, इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट कितना है म्युनिसिपल टैक्सेस का, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का पार्ट कितना है। शी पेड ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑफ 1,60,000 ऑन अ लोन ऑफ 25 लाख। 25 लाख के लोन पर वो इंटरेस्ट कितना पे कर चुकी हैं? 1,60,000। सो यहाँ पर देखिए आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये सारे आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इनको आप 1/4 1/4 करेंगे, और 3/4 वाले पोर्शन को आप सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 तरीके से कैलकुलेशंस होंगी। सबसे पहले हम 3/4 पोर्शन की कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम 1/4 पोर्शन की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो 3/4 पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखते हैं
सॉल्यूशन computation of income from house property। ठीक है जी, ये वाला पार्ट हम वर्किंग नोट्स के लिए रख लेते हैं, इन केस अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट्स बना लेंगे अपने। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो कि 3/4 है। 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की एनएवी कितनी होगी बेटा? डायरेक्टली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आपको एनएवी निल ले लेनी होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी होती है निल। क्या यहाँ पर आपको, अगर हम डिडक्शंस की बात करें, सबसे पहले तो म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती। और अगर हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 की बात करें तो क्या हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30,000 की? यहाँ पर नहीं मिलती हमें, ये बेनिफिट नहीं मिलता हमें। क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिल जाती है? हाँ जी, वो मिल जाती है। तो हमारा इंटरेस्ट है कितना? इंटरेस्ट है टोटल 1,60,000। तो 1,60,000 में से इसका पार्ट कितना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का पार्ट। ये 1,60,000 तो पूरे हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट का इंटरेस्ट कितना होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले इंटरेस्ट का पार्ट होगा 3/4। 1,60,000 का 3/4 1,20,000। जब आप ये डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में से लॉस आ जाएगा, क्योंकि जब आप 0 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, लेट आउट पार्ट। लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन है 1/4। आपको क्या कंपेयर करना, क्या देखना है? सबसे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं वर्किंग नोट में म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी होगी बेटा? क्या पूरी की पूरी ले लें? म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख ले लें? नहीं जी, नहीं ले सकते। 5 लाख पूरे घर की है तो लेट आउट पोर्शन की कितनी होगी? 1/4। ओके, 5 लाख इंटू 1/4, 1,25,000। अगेन इसको कंपेयर करना है फेयर रेंट। पूरा का पूरा फेयर रेंट जो है पूरी प्रॉपर्टी का 5,50,000 है। तो लेट आउट वाले पोर्शन का कितना होगा? 1/4 फेयर रेंट। दिस कम्स आउट टू 1,37,500। विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर है, दैट मीन्स 1,37,500 इज हायर। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना है? पूरा स्टैंडर्ड रेंट जो है पूरी प्रॉपर्टी का, दैट इज, लेट्स सी, 5,80,000। ये पूरी प्रॉपर्टी का है 5,80,000। और हमें सिर्फ लेट आउट की वैल्यू देखनी है, तो लेट आउट की वैल्यू कैसे देखेंगे? 1/4 करके। सो दिस comes out to what? 1,45,000। Whichever is lower is expected rent। तो expected rent कितना हुआ आपका? 1,37,500 is expected rent। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है आपका एक्चुअल रेंट। तो आपको एक्चुअल रेंट कितने महीने का मिलने वाला था? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 महीने का रेंट आपको मिलने वाला था, जिसमें से 2 महीने का रेंट आपको नहीं मिल पाया। दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअल रेंट आपका कितना हुआ? 1,35,000।
ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको देखना है, जब आप एनएवी कैलकुलेट जीएवी कैलकुलेट करते हैं कि क्या ईआर एआर से ग्रेटर है या ईआर एआर से लोअर है। यहाँ पे जो ईआर है वो एक्चुअल रेंट से ज्यादा है, और एक्चुअल रेंट से ज्यादा क्यों है? ड्यू टू वैकेंसी है। और जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा होता है ड्यू टू वैकेंसी, वहां पर आप जीएवी क्या लेते हैं? एआर इज योर जीएवी। सो व्हाट इज योर जीएवी? जीएवी इज 1,35,000। ठीक है जी। ये वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर पुट इन कर लेते हैं 1,35,000, और जीएवी में से आप लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अब देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस हैं कितने? पूरी प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 50,000। क्या पूरे के पूरे 50,000 माइनस कर दें? नहीं जी नहीं। हमें क्या करना है? हमें 1/4 हिस्से के म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं यहाँ पर। ठीक है। 50,000 into 1/4, which comes out to what? Which comes out to 12,500. Okay. This is your NAV, 1,22,500. इसमें से आप माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। क्या यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% की? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मिल जाती है। 1,22,500 का 30% करेंगे आप 36,750। इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरी प्रॉपर्टी का लोन का इंटरेस्ट है 1,60,000, उसका 1/4, 3/4 आपने ऊपर ले लिया डिडक्शन, 1/4 आप यहाँ पर ले लेंगे 40,000। इन दोनों को माइनस करने के बाद दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। ये लेट आउट हाउस से आपकी इनकम आ गई। अब आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 + 2, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी से आपको कितनी इनकम हुई? 1,20,000 आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड से नेगेटिव इनकम हो रही है, दैट मीन्स लॉस, प्लस 45,750 माइनस प्लस। सो आपको अगर देखा जाए तो आपको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 74,250 का लॉस है। क्या आपको टैक्स पे करना है? नहीं जी, लॉसेस के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। आपकी यहाँ पर नेगेटिव इनकम आ रही है, दैट मीन्स आपका लॉस आ रहा है यहाँ पर 74,250 का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। रेंट रिसीव्ड फॉर हाउस as well as for various amenities provided to the tenant. आपने टेनेंट को ना सिर्फ घर रेंट पर दे रखा है, आपने कुछ उसे एमिनिटीज, कुछ फैसिलिटीज भी दे रखी हैं। और इन सब फैसिलिटीज के लिए क्या रेंट आ रहा है? घर के लिए रेंट आ रहा है 8,000। दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लिफ्ट मेंटेनेंस, सिक्योरिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, क्योंकि ये सारे रेंट जो हैं वो सेपरेबल हैं। याद कीजिए इनिशियल सेशंस हाउस प्रॉपर्टी के, जहां पर आपको मिश्रित किराया मिल रहा है, कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट वाला पॉइंट किया था हमने डिस्कस जब हमने इनिशियल लेक्चर्स किए थे हाउस प्रॉपर्टी के, जहां पर आपको कॉम्पोजिट रेंट मिल रहा होता है और वो कॉम्पोजिट रेंट आपका डिविजिबल होता है। वहां पर आप हाउस प्रॉपर्टी वाले रेंट को अलग कर देते हैं, उसको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाते हैं, और जो बाकी का रेंट आपको मिल रहा है उसे आप अदर सोर्सेज में ले जाते हैं, तो ये अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल होगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 85,000, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू हैं, लेकिन इसमें से आधा
म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट पे कर रहा है और बाकी का हाफ ओनर पे कर रहा है। तो टेनेंट वाले पार्ट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओनर वाले पार्ट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। रिपेयर्स देखिए, अगर हम म्युनिसिपल वैल्यू देखें तो 85,000 है, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? 85,000 का 10%। 85,000 का 10% इज व्हाट? 8500। 8500 और 8500 का आप हाफ कर लेंगे, 50% ओनर पे कर रहा है, 50% टेनेंट पे कर रहा है, 4250 4250। आपको ओनर वाले पार्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन आपको टेनेंट वाले पार्ट की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। रिपेयर्स एक्सपेंसेस मेट बाय टेनेंट, रिपेयर्स करी हैं या कहीं पे हमें रिपेयर्स का हमने पढ़ा है कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको मिलते हैं डिडक्शन के तौर पर? नहीं जी, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। सो इसको हम स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अगर कोई और खर्चा किया हुआ है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 1000, इसको भी आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। इंटरेस्ट लिया गया है 2013 में रेनोवेशन के लिए 25,000। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट का भी पार्ट है। अनरियलाइज्ड रेंट आपको मिला है 12,000, आपको अनरियलाइज्ड रेंट हुआ कितना था? 24,000 हुआ था, जिसमें से आपको डिडक्शन सिर्फ 18,000 की मिली थी। तो डिसअलाउ कितना हो गया था? डिसअलाउ कितना हो गया था? 6,000 जो था वो आपका डिसअलाउड था। तो टैक्सेबल कितना होगा? 12,000 माइनस 6,000 विल बी टैक्सेबल। Assuming that Mr. Patel spent 11,000 on providing facilities to the tenant, ये अदर सोर्सेज में देखेंगे हम जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे, यहाँ पर आपकी कंप्यूटेशन दो हेड्स के अंडर चलेगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज एंड इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 85,000 और फेयर रेंट, फेयर रेंट है आपका 76,000। दोनों में से विच एवर इज हायर 85,000 कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट है आपका 70,000। दोनों में से विच एवर इज लोअर, दैट इज लोअर कौन सा है? 70,000। 70,000 is your expected rent. This is your expected rent. इसको आप कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। अब आपका एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट देख लेते हैं। देखिए आपको रेंट कितना मिल रहा है। देखिए एक्चुअल रेंट आपको मिल रहा है 8,000। हियर इट इज 8,000। अनरियलाइज्ड रेंट कोई भी नहीं है, तो 8,000 इंटू 12 दैट इज 96,000। यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, पूरा का पूरा रेंट आपको मिल गया है। सो व्हाट इज GAV, ER or AR, whichever is higher? So your GAV is 96,000। अब GAV तो आ गई, माइनस इसमें से करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितने की छूट मिलेगी आपको? देखिए 85,000 का 10% इज योर म्युनिसिपल टैक्सेस टोटल। इस म्युनिसिपल टैक्स में से 50% हिस्सा ओनर पे कर रहा है और 50% हिस्सा टेनेंट पे कर रहा है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ 4250 की ही डिडक्शन मिलेगी। क्या आपको पूरे 8500 की डिडक्शन मिल जाएगी? हम 8500 लिखते हैं
और फिर इसको कट कर देते हैं कि नहीं मिलेगी। कितने की डिडक्शन मिलेगी आपको? सिर्फ 50% की, जो ओनर वाला पार्ट है। पेड बाय ओनर 4250, इसे माइनस कर देंगे आप यदि, तो आपके पास आ जाएगी NAV, और माइनस करेंगे इसमें से डिडक्शंस under section 24. The first one is the standard deduction at the rate of 30% of 91,750. 91,750 का 30% is 27,525. Interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए हमारे पास है 25,000, 25,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है। इन दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये फिगर आएगी 39,225. दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिफोर अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। अभी आपने अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट करना है। इसमें आप ऐड करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड। हाँ जी, कितना टैक्सेबल होगा? रिकवर्ड कितना है? रिकवर्ड इज इक्वल टू, देखिए कितना रिकवर हुआ आपको अनरियलाइज्ड रेंट। आपको 12,000 मिल रहा है, 12,000 माइनस, इसमें से आप जो डिसअलाउड होता है वो माइनस कर देते हैं। डिसअलाउड अर्लियर, रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड। हाँ जी, डिसअलाउड कितना है? 14,000 आपका अनरियलाइज्ड रेंट था, इसमें से अलाउ हो गया 18,000, तो डिसअलाउड कितना है? 6,000 इज डिसअलाउड। 6,000 अगर डिसअलाउड है तो टैक्सेबल कितना होगा? 6,000, लेकिन इसमें से भी हमें 30% ऑफ 6,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। कितने की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी? 1800 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी। तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 4200। 4200 के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। अब आप इसमें जब ये ऐड करेंगे तो आपकी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी 43,425 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी हमारा एक पार्ट हुआ है, अब हमें दूसरा पार्ट करना है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अभी आपको और इनकम्स भी तो हो रही हैं। कौन कौन सी इनकम्स हो रही हैं? ये 3, ये इनकम्स भी हैं आपकी। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका अदर सोर्सेस में टैक्स लगेगा। रेंट फॉर लिफ्ट, लिफ्ट के लिए आपको रेंट मिल रहा है 800 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना? 9600। आपको सिक्योरिटी चार्जेस के लिए, आप सिक्योरिटी चार्जेस के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं 700 पर मंथ इंटू 12, 8400। और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए आपको जो रेंट मिल रहा है दैट इज 800 इंटू 12, 9600। ठीक है जी, टोटल आपको जो रेंट मिल रहा है इन सब के लिए दैट इज 27,600 माइनस, भाई कुछ खर्चे भी हो रहे हैं आपके, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैं मकान मालिक हूं, और मकान मालिक होते हुए मुझे ये इनकम हो रही है लिफ्ट के लिए, सिक्योरिटी चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए, लेकिन इन सब के लिए मेरा खुद का भी तो कुछ खर्चा हो रहा होगा। कितना खर्चा हो रहा है? मेरा खुद का खर्चा जो हो रहा है वो 11,000 हो रहा है। इन सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाने के लिए मेरा खर्चा भी हो रहा है। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। ये एक्सपेंसेस की मुझे छूट मिल जाएगी और मुझे 27,600 के ऊपर टैक्स नहीं पे करना, मुझे 16,600 के ऊपर टैक्स पे करना होगा।
कौन से हेड के अंडर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी। सो मुझे एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है इतने के ऊपर, और एक मुझे 16,600 के ऊपर टैक्स पे करना है अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक इतना काफी रहेगा आज के लिए, बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।